हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि RUHS यूनिवर्सिटी ने अपना एक टाइम शेड्यूल जारी किया है और उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में होना बताई जा रही है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेज पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पेपर पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट नोट्स और टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दिया है। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा MSN का पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि पेनक्रियाटाइटिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसके कोज क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और इसके अलावा इसका जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उसकी डेफिनेशन की, तो जो पेनक्रियाटाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज, यानी कि जो पेनक्रियाटाइटिस होता है क्या है कि पेनक्रियाज के अंदर अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गन होता है उसके लास्ट में अगर अपन ITIS लगाते हैं तो उसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि पेनक्रियाज के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि पेनक्रियाज इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बिहाइंड द स्टोमक, यानी कि जो पेनक्रियाज होता है वो GIT जो सिस्टम होता है उसका एक वाइटल ऑर्गन, एक मुख्य ऑर्गन होता है जो स्टोमक के पीछे, यानी जो अपनी पेट होता है, जो स्टोमक होता है उसके पीछे स्थित होता है। और एक वाइटल यानी मुख्य ऑर्गन होता है GIT, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का मुख्य ऑर्गन होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका भी मुख्य ऑर्गन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि इट हेल्प इन डाइजेशन एंड रेगुलेट ब्लड शुगर ऑफ द बॉडी, यानी कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है और जो बॉडी की जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। यानी कि इसका काम क्या हुआ कि एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा जो रेगुलेट ब्लड शुगर, जो बॉडी का जो BG लेवल होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इट में अकर ड्यू टू डाइजेस्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव एंड अटैक ऑन द सेल्स और टिश्यू ऑफ पेनक्रियाज। अब ये तो बात हुई कि पेनक्रियाज होता है क्या है, कहाँ स्थित होता है और पेनक्रियाटाइटिस होता है क्या है। अब अगर इसके कारण की मैं बात करूँ कि ये जो किस कारण हो सकता है, यानी कि कोज की मैं बात करूँ, तो जो पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है वो क्यों हो सकता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बॉडी के वो एक्टिव हो जाते हैं और जो बॉडी पर जो, यानी कि जो पेनक्रियाज पर है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी टिश्यू जो होती है, उनका जो सेल्स होता है उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। यानी एक तरह से ऑटो इम्यून का अपना काम बोल सकते हैं कि ऑटो इम्यून के कारण जो है पेनक्रियाज के अंदर सेल्स का और टिश्यू का जो नेक्रोसिस होता है वो एक मुख्य कारण पेनक्रियाटाइटिस का हो सकता है। बाकी कारण अपन आगे पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले दोबारा बात करूं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो पेनक्रियाज जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो वो पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है। ये पेनक्रियाटाइटिस जो होता है वो वाइटल ऑर्गन होता है बॉडी का, GIT जो सिस्टम होता है उसका। उसके अंदर क्या होता है कि जो पेनक्रियाटाइटिस के अंदर होता है क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बॉडी का, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो बॉडी जो सेल्स हैं, जो पेनक्रियाज की सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनका नेक्रोसिस करने लगते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स की कि पेनक्रियाटाइटिस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो टाइप्स की मैं बात करूँ तो पेनक्रियाटाइटिस के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। अब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मतलब हो गया कि जो है शॉर्ट टाइम के लिए जो पेनक्रियाटाइटिस जो होता है बॉडी के अंदर वो शॉर्ट टाइम के लिए अगर हो तो वो एक्यूट, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए हो
यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए हो तो वो क्या होता है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। अब यानी कि जो आपको ये ध्यान रखना है कि पेनक्रियाटाइटिस दो टाइप का होता है, एक्यूट के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए, और नॉर्मल इन्फ्लामेशन होता है जो पेनक्रियाज के अंदर उपस्थित रहता है। और जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है उसके अंदर लंबे समय तक जो है पेनक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करें साइन सिम्टम्स की। जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके मतलब कौन कौन से साइन सिम्टम्स से अपन पता लगा सकते हैं कि अपन जो है बॉडी है जो है पेनक्रियाटाइटिस से सफ़र कर रही है। तो सबसे पहले साइन सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन रेडिएटेड टू बैक, यानी कि जो अपर एब्डोमिनल पार्ट होता है बॉडी का उसके अंदर सीवियर रेडिएटेड यानी कि एक ऑर्गन से या एक जगह से दूसरी जगह पर मूवेबल जो पेन होता है वो देखने को मिलता है। जैसे इसमें बताया गया है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन रेडिएटेड टू बैक, यानी कि एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उसके अंदर पेन होना शुरू होता है और जो बैक होती है अपनी वहाँ तक ये फैलता है, धीरे धीरे मतलब बढ़ता है। नेक्स्ट अपन साइन सिम्टम्स की बात करें तो पेन आफ्टर ईटिंग मील। अब जो पेन होता है यानी कि जो दर्द होता है वो है खाना खाने के बाद जो अपने को देखने को मिलता है। यानी कि कई लोगों में होता है क्या है कि पेनक्रियाटाइटिस जो होता है या कोई भी अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो उसमें अंदर क्या होता है कि पेन देखने को मिलता है। अब जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उसके अंदर जो पेन होता है वो खाना खाने के बाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें एब्डोमिनल टेंडरनेस, यानी कि जब अपना जो पेट होता है जो एब्डोमिनल होता है एब्डोमेन होता है वो फूला फूला या मतलब ऐसे टाइट जो होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें नोजिया और वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग और जो नोजिया होती है जो मतलब जो मतलब बेचैनी अपन बोल सकते हैं वो देखने को मिलती है। इसके नेक्स्ट अपन बात करें कि वीकनेस, बॉडी के अंदर जो है थकावट जिसे अपन बोलते हैं वो देखने को मिलती है, वीक जो होती है बॉडी वो हो जाती है इस दौरान। इसके बाद में नेक्स्ट अपन साइन सिम्टम्स की बात करें तो फीवर एंड रैपिड पल्स, जो नॉर्मल पल्स होती है बॉडी की वो बढ़ जाती है और इसके अलावा बॉडी के अंदर फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें सीवियर वेट लॉस, यानी कि बॉडी का जो नॉर्मल वेट होता है एक बीएमआर के अकॉर्डिंग वो कम हो जाता है और जो सीवियर वेट लॉस है बॉडी के अंदर वो देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो अपन बात करें कि मेन साइन सिम्टम्स क्या होते हैं तो आपको अगर एब्डोमिनल से रिलेटेड कोई भी साइन सिम्टम्स देखने को मिले तो वो समझ लीजिएगा कि वो पेनक्रियाटाइटिस को बता रहे हैं। अब जैसे इसमें होता है कि सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन, इसके अलावा पेन आफ्टर ईटिंग, एब्डोमिनल टेंडरनेस, और इसके अलावा अपन इसमें लिख सकते हैं सीवियर वेट लॉस। अपन इसको है जो मेन साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अलावा है जो कि कौन कौन से साइन सिम्टम्स अपने को और देखने को मिलते हैं पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। तो जो है दो मेन साइन सिम्टम्स अपन बोल सकते हैं वो देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट अपन साइन सिम्टम्स बोलेंगे वो है कुलन साइन। कुलन साइन होता है क्या है कि ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन अराउंड द अम्लाइकल एरिया ऑफ द स्टोमक एडिमा में सीन, यानी कि जो अम्लाइकल पार्ट होता है एब्डोमिनल का उसके चारों तरफ अगर ब्लूइश यानी नीले कलर का या पर्पल कलर का जो डिस्कलरेशन होता है यानी कि जो स्किन का कलर है वो देखने को मिलता है, और जो है एडिमा यानी जो सूजन है जो स्वेलिंग है वो भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा जो साइन सिम्टम्स होता है वो होता है ग्रेट टर्नर साइन। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लूइश ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक रीजन, यानी कि जो अपन एब्डोमिनल के जो है दोनों साइडों के अंदर अगर ब्लूइश ग्रीनिश यानी कि नीले और हरे कलर का जो है डिस्कलरेशन देखने को मिले स्किन के अंदर तो वो टर्नर साइन होता है। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर के अंदर कि जो है कुलन साइन होता क्या है और किसके अंदर देखा जाता है, इसके अलावा टर्नर साइन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है और किस में ये देखा जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे
तो नेक्स्ट अपन बात करें कोजेज की, यानी कि जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उनका जो कोज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो अपन ईटियोलॉजी अपन बोल सकते हैं वो कौन कौन सी ईटियोलॉजी कौन कौन सी होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो गोल ब्लेडर के अंदर अगर अपन को कोई स्टोन देखने को मिले, कोई पथरी टाइप में, या कोई भी स्टोन जो होता है गोल ब्लेडर के अंदर, वो इसका मुख्य कारण हो सकता है। क्योंकि अगर गोल ब्लेडर के अंदर स्टोन हो जाएगा तो जो ब्लड सप्लाई बोल सकते हैं या जो भी सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट कोज की अपन बात करें हेवी अल्कोहल कंजप्शन, यानी कोई पर्सन एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके अंदर भी अपन जो है पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। क्योंकि जो है पेनक्रियाज के अंदर जो एल्कोहल का मतलब जो अपन बोल सकते हैं ज़्यादा इफेक्ट रहता है, जिसके अंदर जो पेनक्रियाज है उसका फंक्शनिंग डिफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक कैंसर, यानी कि पेनक्रियाज के अंदर किसी प्रकार का अगर कैंसर हो जाता है तो वो पेनक्रियाटाइटिस का कारण बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें स्मोकिंग, यानी कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग के अंदर भी है जो पेनक्रियाटाइटिस का कारण बन सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें मेडिकेशन यूज, यानी कोई पर्सन अगर मेडिकेशंस का यूज करता है तो वो हैवी मेडिकेशंस होती हैं, यानी जो एक्सेसिव मात्रा के अंदर अपन बोल सकते हैं मेडिकेशंस का यूज करता है, तो उसके अंदर भी पेनक्रियाटाइटिस का जो है साइन सिम्टम्स या जो कोज है या अपन बोल सकते हैं डिजीज जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि हाइपर ट्राइग्लाइसेरीमिडिया, यानी कि बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड मीडिया होती हैं जो प्रेजेंट होती है, अगर वो एक्सेसिव मात्रा के अंदर यानी इंक्रीज हो जाती हैं तो है जो पेनक्रियाज के अंदर अफेक्ट होता है और पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कोई भी बॉडी के अंदर जो है ऑटो इम्यून डिजीज देखने को मिले तो वो भी इसका कारण हो सकती है। क्योंकि पेनक्रियाज जो होता है अगर उसकी सेल्स और जो टिश्यू के अंदर अपन बोल सकते हैं नेक्रोसिस होगा तो श्योरली है कि वो इसके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है और जो है पेनक्रियाटाइटिस होने के चांस रहते हैं। तो ये कोज की बात। अब मेन कोज की अगर मैं बात करूं तो एक तो गोल स्टोन अपन बोल सकते हैं, इसके अलावा हैवी अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि इसके अलावा जो अपन कोई पर्सन हैवी अल्कोहल का यूज करता है तो वो पेनक्रियाज के अंदर अफेक्ट होता है और पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक कैंसर, और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं मेडिकेशन यूज, यानी कि अगर पर्सन रेगुलर स्टीरॉइड्स का यूज करता है या कोई भी डिजीज़ है उसकी अगर रेगुलर मेडिसिन का यूज करता है तो वो बॉडी पर अफेक्ट करती है और पेनक्रियाज इसके कारण अफेक्ट होता है और पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की, यानी कि जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उसका डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से अपन टेस्ट का यूज कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि पर्सन के अंदर या पेशेंट के अंदर पेनक्रियाटाइटिस अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो ब्लड टेस्ट के अंदर अपन वही बात है कि CBC अपन बोल सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिसके अंदर होता है क्या है कि अपन RBC WBC और जो प्लेटलेट्स है उसकी नॉर्मल जो काउंटिंग होती है उसका पता लगाते हैं। इसके बाद में CT स्कैन, यानी जो कंप्यूटराइज्ड जो टोमोग्राफी होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं MRI का यूज करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है, अगर पेनक्रियाज के अंदर कोई कैंसर है या कोई भी ट्रॉमा या इंजरी अपन बोल सकते हैं तो उसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, यानी कि MRCP। अब MRCP होता क्या है, तो MRCP अगर बात करें तो इसके अंदर जो है MRI जो मशीन होती है उसका ही यूज किया जाता है और इसके अंदर रेडिएशन जो है बॉडी के अंदर नहीं दी जाती है और नॉर्मल जो एक्सरे होता है वो लिया जाता है। जो पेनक्रियाज होता है, जो बाइल डक्ट होती है उनका,
और जो पता लगाया जाता है कि पेनक्रियाटिक जो स्टेटस है पर्सन का वो कैसा क्या है, या तो कोई डिजीज़ तो अवेलेबल है या नहीं है, क्या मतलब कितना क्रोनिक कंडीशन है पेशेंट का, उसके बारे में। इसके अलावा स्टूल टेस्ट किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि पेनक्रियाटाइटिस का जो है पता लगाने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन किए जाते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बाद में मैनेजमेंट, यानी जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उसका मैनेजमेंट अपन कौन कौन सा कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हर डिजीज़ का जो मैनेजमेंट होता है वो 3 टाइप से लिखा जाता है। फर्स्ट जो मैनेजमेंट होता है मेडिकल मैनेजमेंट, इसके बाद में सर्जिकल और इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि NSG मैनेजमेंट। अपन इसके अंदर अपन पेनक्रियाटाइटिस के मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो जो पेनक्रियाटाइटिस का जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर अपन फ्लूइड रिसक्सिटेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो न्यूट्रिशन अपन है जो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो एंटीमेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं। अगर पेशेंट के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन के कारण बार बार अपने को वोमिटिंग या नोजिया की जो है कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी जो है बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो इन्फ्लामेशन होती है वो देखने को मिले तो अपन उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा सीवियर या क्रोनिक अपन बोल सकते हैं, उसके अंदर अगर पेनक्रियाटाइटिस प्रेजेंट है तो एंजाइम जो रिप्लेसमेंट है जो बॉडी के अंदर वो करवाना पड़ता है। और इसके अलावा लास्ट में अपन बोल सकते हैं कि डाइट थेरेपी है जो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब इसके अंदर एक टर्म आई है कि फ्लूइड रिसक्सिटेशन होता है क्या है, तो बॉडी के अंदर रैपिड जो है फ्लूइड इंट्रावेनस के थ्रू बॉडी के अंदर डाला जाता है, और जो कमी होती है बॉडी के अंदर या फ्लूइड जो कम हो जाता है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आई होप आपको मेडिकल मैनेजमेंट समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट होता क्या है। जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो पेनक्रियाटाइटिस के सर्जिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कि कोलेन जो सिस्टेक्टोमी होती है, यानी कि जो गोल ब्लैडर होता है उसका जो सर्जिकल रिमूवल होता है वो अपन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि गोल ब्लैडर जो होता है बॉडी का पार्ट, जो गोल ब्लैडर होता है उसका सर्जिकल जो रिमूवल होता है, यानी कि अगर उसको बॉडी पार्ट से अलग किया जाता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के कारण तो वो कोलेनसिस्टेक्टोमी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बोल करेंगे पेनक्रिएक्टोमी, यानी कि जो पेनक्रियाज होता है उसका सर्जिकल रिमूवल अपन कर सकते हैं इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर, जिससे क्या होगी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कम कर सकते हैं बॉडी के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट अपन करेंगे पेनक्रिएटिक ड्यूडेक्टोमी, यानी कि जो ड्यूडेनम पार्ट होता है बॉडी का, या अपन बोल सकते हैं जो पेनक्रियाज का और ड्यूडेनम जो पार्ट होता है वो दोनों ही उनका जो सर्जिकल रिमूवल इसके अंदर किया जाता है। अब जो पेनक्रिएटिक जो ड्यूडेक्टोमी होती है उसके अंदर क्या होता है कि पेनक्रियाज का जो अपर पार्ट होता है वो हटाया जाता है और जो ड्यूडेनम है वो कम्प्लीटली रिमूवल किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि नेक्रोसेक्टोमी, यानी कि जो टिश्यू या जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं तो उनको है जो सर्जिकल रिमूवल किया जाता है टिश्यूज़ का। इसके बाद में अपन बात करें कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटिक ग्राफी, यानी कि ERCP। अब ERCP होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि एक बहुत कम इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, मतलब बहुत ही कम यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इसमें जो है इन्वेजिव का जो चांस रहता है वो बहुत कम रहता है। इसके अंदर होता है क्या है कि एंडोस्कोपी जो प्रोसीजर होता है और इसके अलावा जो एक्सरे होता है
दोनों का कंबाइन में यूज किया जाता है। और जो बाइल डक्ट या जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है उनके इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन को दूर किया जाता है। यानी कि इसके अंदर होता है क्या कि एक ट्यूब डाली जाती है और एक्सरे का यूज किया जाता है, और जो है पेनक्रियाज के जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन या जो कोई भी डिजीज़ है उसका जो है ट्रीटमेंट इसके अंदर किया जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट अपन कौन कौन सा कर सकते हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूँ तो नर्सिंग असिस्मेंट, यानी कि जो पेशेंट का अपन नर्सिंग असिस्मेंट कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्मेंट की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग असिस्मेंट के अंदर अपन उसके वाइटल साइन, उसका जो वेट या उसका जो ब्लड टेस्ट, या अपन बोल सकते हैं नॉर्मल जो वाइटल साइन TPR अपन बोल सकते हैं, वो चेक किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि पेन मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि बॉडी अगर पेन मैनेजमेंट में रहेगी तो पेशेंट को जो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो अगर पेशेंट पेन से सफ़र कर रहा है तो उसे पेन मैनेजमेंट अपन करवाएंगे या पेन से रिमूव करेंगे, या इसके अलावा अपन बोल सकते हैं उन्हें पेन किलर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका बैलेंस किया जाएगा। अगर कम है तो बॉडी को प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उन्हें ड्रग्स के द्वारा या जो भी कोई भी थेरेपी के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद में फॉलो NPO। अब NPO होता है क्या है? NPO होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पेनक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग अपन पेशेंट को ओरली रूप से कोई भी अगर मेडिकेशन अपन बोल सकते हैं या कोई भी डाइट अपन बोल सकते हैं या कोई भी फीड है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर अपन करवाएंगे तो वो डायरेक्ट है जो पेनक्रियाज के अंदर अपन बोल सकते हैं या स्टोमक के अंदर जाएगी और जो ट्रीटमेंट है वो अफेक्ट होगा। तो इसके अंदर होता है क्या है कि जो ट्यूब है वो पेशेंट के अंदर डाली जाती है, और उस ट्यूब के अंदर NG ट्यूब अपन बोल सकते हैं उसे। जो NG ट्यूब होती है वो पेशेंट के अंदर डाली जाती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, और उसके द्वारा जो पेशेंट को फीड करवाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि अगर वो पेशेंट अल्कोहल का यूज कर रहा है, अल्कोहल का एक्सेसिव यूज कर रहा है तो उसे अवॉइड करवाएंगे या उसे सजेस्ट करेंगे कि अगर अल्कोहल का कम से कम यूज करे और या यूज ही ना करे, आपको ये बोलना है। इसके बाद में हेल्थ एजुकेशन, यानी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे। वही हेल्थ एजुकेशन के अंदर अपन उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ों का यूज करना है, और मतलब कितने समय पे यूज करना है, कौन कौन से टेस्ट यूज करने हैं। इसके बाद में लास्ट अपन बात करें एंट्रल न्यूट्रिशन। एंट्रल न्यूट्रिशन और NG ट्यूब का मतलब वही हो गया कि NG ट्यूब का यूज करना है अपने को फीडिंग के लिए, और उसे NPO से बचाना है, मतलब नथिंग पर ओरली, यानी कि ओरली जो रूट होता है उसका यूज फीडिंग के लिए नहीं करना है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन मॉनिटरिंग, यानी कि कोई भी सर्जरी के कारण अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो मॉनिटर करने का अपना काम रहेगा, यानी कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी कि अगर पेशेंट को अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर अब अगर पेशेंट एंजाइटी या फियर से सफ़र कर रहा है तो उसे जो है अपन सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे क्या जो है डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया गया है और कब तक आप सही हो जाओगे इसके बारे में। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट को जो फिजिशियन के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस जो होती हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। और मतलब मेडिकेशंस के अंदर अपन बोल सकते हैं कि कब क्या लेना है, कैसे क्या यूज करना है उसके बारे में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जो पेनक्रियाटाइटिस होता है उसके बारे में अगर दोबारा से बात करूँ तो पेनक्रियाटाइटिस जो होता है वो पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होता है जो एक बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है।
इसके अलावा जो पैनक्रियाज जो होता है वो जीआईटी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, और जो एब्डोमिनल जो होता है उसके पीछे स्थित होता है, यानी बिहाइंड द एब्डोमेन के अंदर स्थित होता है। इसके बाद में अपन बोल सकते हैं ये दो टाइप से होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। यानी कि एक्यूट जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो क्रोनिक होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, या सीवियर अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में अपन ने बात की कि पेनक्रियाटाइटिस का जो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कोज क्या होते हैं। इसके बाद में डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन क्या क्या होते हैं। इसके बाद में अपन ने बात की कि मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो होता है वो हर डिजीज़ का 3 टाइप से लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एग्ज़ाम के अंदर जो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट मेन होता है। आपको जो है नर्सिंग मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है किसी भी डिजीज़ का, जिससे क्या है कि एग्जामिनर को मतलब एक अच्छा मैसेज आए और जो है अच्छे नंबर आपको मिले। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।